गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आप लोग ज्वाइन हो जाइए फटाफट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए देखिए, तो वॉइस क्लियर है ना? हेलो, गुड इवनिंग नीरज, गुड इवनिंग नंदनी और गुड इवनिंग काजल, और ज्वाइन हो जाइए। देखिए, आपका जो टाइमिंग है 8 बजे से, तो 8 बजे आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और ज्वाइन होते समय सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। आइए हम बात लोग करते हैं। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में आइसोमेरिज्म को पढ़ लिए थे। हम लोग पिछले क्लास में ये चीज़ को पढ़े थे कि साम्यवस्था किस प्रकार से शो करता है। अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसके अंदर किस तरह से साम्यवस्था को हम बताते हैं। आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़े कि सबसे पहले इसको दो भाग में बांटे थे, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका ठीक है। दूसरा था स्टीरियो आपका हो जाएगा त्रिविमियम। जब इसको बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए तो सबसे पहले लिंकेज, जिसको हम लोग बंधनी कहते थे, इसके बाद उपपेक्षा संयोजन, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते थे, इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे आयनन, जो था आपका आयोनाइजेशन, और इसके बाद हाइड्रेट, ये हम लोग इसके अंदर में पढ़ाई किए थे। इसके बाद स्टीरियो में हम लोग दो प्रकार के पढ़े हैं। पहले ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय, इसके बाद हम लोग ऑप्टिकल, प्रकाशिकीय। ये हम लोग आसानी से ये सारी चीज़ों को समझ लिए हैं। अब हम लोग आइए हम लोग बात करेंगे अपने इसी लेक्चर में कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने हैं तो इसमें बंधन की क्या प्रकृति है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग दिखने वाले हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बारे में। देखिए, नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है। हम लोग बंधन की बात करते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो क्या कहा गया कि अगर हमारे पास से ढेर सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर होगा तो उसमें किस प्रकार के बॉन्ड होगा। आपने पढ़ा है कि जब बॉन्डिंग की बात करते हैं तो बॉन्ड बनने के बाद इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री कैसा होगा, ये देखने में कैसा दिखाई देगा, इसके अंदर एंगल कितना होगा,
बॉन्ड एंगल जिसको कहते हैं, आपका ये बॉन्ड एंगल है। इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम बात करें तब इसको कहते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग, कि इसमें कौन सी बॉन्ड बना होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगा, इसकी बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये सारी चीज़ों को डील करेंगे आज के लेक्चर में। देखिए, शुरुआत में वार्नर ने बहुत सारे थ्योरी दिए और बहुत सारे अच्छे से समझाने के प्रयास किए हैं, लेकिन वार्नर के द्वारा दिया गया जो थ्योरी है जिसमें ये सारे चीज़ों को ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे, तो इस जितने भी वार्नर ने बताए हैं आपका, देखिए वार्नर क्या क्या बता दिए कि कोई और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो उसका नाम क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, उस पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये सारे चीज़ बताएं। लेकिन उसकी ज्योमेट्री की अगर बात करते हैं, उसकी ज्यामिति की बात करते हैं, तो उन्होंने एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे। इसके बाद हम लोग ये बाद में नए नए साइंटिस्ट आए और इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए। अगर हम बात करेंगे तो हम लोग को पढ़ना क्या है, अगर हम बंधन की प्रकृति की बात करेंगे तो इसमें 4 तरह की बॉन्डिंग को, नेचर को समझने के लिए पढ़ना है। पहला है VBT, आपका संयोजकता बंध सिद्धांत इसको कहते हैं, ठीक है। इसको वायलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। इसके आधार पर हम लोग समझने के प्रयास करेंगे कि मेरा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो VBT के आधार पर किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके बाद आपका CFT है, इसको कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्रक सिद्धांत। इसके बाद आपका LFT है, लिगेंड क्षेत्रक सिद्धांत, ठीक है। आपका लिगेंड फील्ड थ्योरी। इसके बाद MOT है, आणविक कक्षक सिद्धांत। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देख, पूरी तरह से किसी भी कंपाउंड को समझने के लिए 4 तरह के सिद्धांत दिया गया है। ये आपका एक VBT है, एक CFT है, एक LFT है और एक MOT है। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्लास 12 के अंदर में ये 2 थ्योरी को हम लोग डील करने वाले हैं। आपका एक VBT मॉडल के आधार पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, एक CFT मॉडल के आधार पर समझेंगे, ठीक है। ये जो 2 है एडवांस थ्योरी है, इसलिए क्लास 12 के अंदर में इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका LFT और MOT एडवांस होने की वजह से हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। केवल हम लोग क्लास में एक VBT समझेंगे और एक CFT समझेंगे कि VBT के आधार पर किस प्रकार से कंपाउंड को समझने का तरीका है, या अब दूसरा है CFT के आधार पर, ठीक है। यहाँ तो ये चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, ये 2 चीज़ हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, LFT और MOT, क्योंकि ये आपका एडवांस थ्योरी है, इसलिए हम लोग क्लास 12 के अंदर में डील नहीं करते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, VBT पहले से समझेंगे, फिर इसके बाद CFT समझेंगे। दोनों से हम लोग कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड को समझने के प्रयास करेंगे।
आइए हम VVT के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। याद रखिएगा VVT आपका क्या हो गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, देख इसके बारे में हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11 के अंदर में। क्लास 11 में जब हम लोग रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग की अगर बात कर रहे थे, वहाँ पर VVT पढ़ना था। VVT के आधार पर ही हम लोग ऑर्गेनिक वाले और इनऑर्गेनिक वाले के मॉडल को समझने का प्रयास किए थे। जैसे कुछ बात अगर हम बेसिक लाएं तो देखिए हम लोग क्या क्या इसके अंदर पढ़े थे। हम लोग इसके आधार पर हम लोग ओवरलैपिंग जिसको कहते हैं अतिव्यापन की कंसेप्ट को समझ रहे थे, जहाँ पर हम लोग व्यापन के लिए हम लोग पढ़े थे SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग और PP ओवरलैपिंग देखे थे। 3 प्रकार के वहाँ पर ओवरलैपिंग देखे थे कि किस प्रकार से हमारे पास जो ऑर्बिटल होते हैं वो किस प्रकार से ओवरलैप करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे दूसरा कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग संकरण के बारे में भी पढ़े थे। जो संकरण मेथड है तो हम लोग ये चीज़ दोनों के दोनों VVT के आधार पर पढ़े थे इनऑर्गेनिक क्लास में, क्लास 11 के अंदर में। अब देखो यहाँ पर ये दोनों चीज़ पढ़े हैं, थोड़ा सा हम अगर रिवाइज करा दे तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए SS ओवरलैपिंग में क्या सिखाया गया था। अगर हम SS ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो S और S ओवरलैपिंग, देखिए अति व्यापन जब हम लोग देखे थे तो सबसे पहले क्या था कि एक S ऑर्बिटल ले लीजिए, आपके पास S ऑर्बिटल हो गया, इसका शेप बना दिए। दूसरा क्या है S ऑर्बिटल। जब S और S ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे की काफ़ी क्लोज जाते हैं, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक जाते हैं, तो ये दोनों के अंदर में स्टार्ट हो जाता है ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग को दिखाने के लिए हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये ओवरलैपिंग है। ये जो S और S ओवरलैपिंग कहलाता है कि एक क्या है आपका S का, देखिए एक S ऑर्बिटल यहाँ पर S ऑर्बिटल है और ये भी आपका S ऑर्बिटल है। जब ये दोनों S ऑर्बिटल एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक जाते हैं तो इनके बीच में अति व्यापन होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर SS ओवरलैपिंग कंप्लीट होता है। मतलब क्या है, S और S के बीच में गुल्लू गुल्लू होना स्टार्ट होता है। ये क्या करता है, इसके और इसके बीच में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये एक दूसरे के ओवरलैपिंग है। ठीक है, ये आपका SS ओवरलैपिंग है। इसका हम लोग एग्जाम्पल भी पढ़े थे वहाँ पर, जैसे आपका हाइड्रोजन अणु बनना, जो हाइड्रोजन अणु बनाते हैं तो यहाँ पर SS ओवरलैपिंग के आधार पर ही बनाते हैं। देखिए आप इसमें से एक हाइड्रोजन लीजिए और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए 1s1, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा भी हाइड्रोजन होगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए 1s1। यह देखिए 2 हाइड्रोजन है आपका S1 और ये भी S1। ठीक, लेकिन क्या करते हैं कि अगर हम इसका थोड़ा सा स्पिन अगर बदल दें तो ओवरलैपिंग और अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए होगा क्या कि अगर हम इसका स्पिन सी पे बदल के लिखे हैं, जब अनपेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं आपस में तो ये दोनों के बीच में ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाता है और एक नया
ऑर्बिटल तैयार हो जाएगा। ठीक है, ओवरलैपिंग के आधार से एक नए ऑर्बिटल होता है। इसको आगे चल के हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की कंसेप्ट में क्लियर करते हैं कि ओवरलैपिंग के बाद एक नए बनेंगे ऑर्बिटल, और इसमें क्या होगा, यह नए ऑर्बिटल के आधार पर इसका नाम रखा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आगे हम लोग समझते हैं क्या होता है, लेकिन ओवरलैपिंग के आधार पर ही बनता है। और इसमें क्या होगा, बन जाएगा, देखिए अनपेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर पेयर हो गया। तो इस तरह से ओवरलैपिंग होता है। ये तो हो गया आपका एसएस ओवरलैपिंग, कि किस प्रकार से एसएस ओवरलैप करता है। और यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी एसएस ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। यह आपका सिग्मा बंधन है। ठीक है, इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसी प्रकार से आपका एस और पी भी ओवरलैप करता है। अगर हम एस और पी की बात करेंगे तो देखिए एस और पी ओवरलैपिंग की बात करते हैं। तो देखिए एक तो आपका एस हो गया, एस ऑर्बिटल, और दूसरा होता है आपका पी। पी का शेप होता है डम्बल। ठीक है, ये आपका पी हो गया, ये हो गया पी ऑर्बिटल, और ये हो गया आपका एस ऑर्बिटल। अब देखिए एस और पी क्या करता है, आपस में ओवरलैप करने जाता है। तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के नज़दीक जैसे पहुँचेंगे, इनके बीच में अति व्यापन होना स्टार्ट हो जाएगा, ओवरलैपिंग होना स्टार्ट हो, इस तरह से आएंगे और ये दोनों आपस में ओवरलैप करना स्टार्ट करेगा। जैसे ओवरलैप करेगा तो इस पर एक नए इस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होगा, और इस क्षेत्र में देखिए ओवरलैप होना स्टार्ट हुआ। तब इस तरह की ओवरलैपिंग को हम लोग एस और पी ओवरलैपिंग कहते हैं। ये क्या हो गया आपका, एस और पी ओवरलैपिंग से बना हुआ है। क्लियर हुआ, एस और पी के ओवरलैपिंग से बना है, इसलिए इसको कहते हैं एस और पी ओवरलैपिंग, एस और पी ओवरलैपिंग। क्लियर। और एस पी ओवरलैपिंग जब भी होगा तो याद रखिएगा यहाँ पर भी आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये आपका हो गया एस और पी के बीच में ओवरलैप करेगा और एक बॉन्ड बनेगा जिसका नाम होगा सिग्मा बॉन्ड। ये जो एस और पी मिलेंगे तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। इसके बाद आपका पी पी ओवरलैपिंग है। तीसरा जो ओवरलैपिंग हम लोग देखते हैं पी और पी ओवरलैपिंग। ठीक है, पी और पी ओवरलैपिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पी और पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग को समझाने के लिए दो तरीका है। आपके पास दो तरीका होते हैं, एक होता है इधर और एक इधर समझाने का प्रयास करें। देखिए मान लो कि एक पी ऑर्बिटल है और दूसरा पी ऑर्बिटल ले लिए, ये ठीक है, ये भी आपका पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, और ये भी आपका पी ऑर्बिटल है। जब ये दोनों में ओवरलैपिंग होगा, जब एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे तो ओवरलैपिंग होगा, और इस प्रकार से दिखाएंगे। ए ओवरलैपिंग हुआ, यहाँ पर पी पी ओवरलैपिंग, मतलब यहाँ पर पीपी के बीच में अति व्यापन होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पर पीपी ओवरलैपिंग जिसको कहते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड बनते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। हम इस ओवरलैपिंग को हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नाम से भी जानते हैं। देखिए एक पी ऑर्बिटल इधर से है और दूसरा पी ऑर्बिटल इधर है, दोनों आमने सामने जब मिलते हैं ना तो इसको कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा इससे बनते हैं सिग्मा बॉन्ड। इससे क्या बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ऐसे भी है कि मान लो कि पी को हम इस तरह से रखें और दूसरा पी को इस तरह से रखें, ये भी एक तरह का ओवरलैपिंग होगा। जब ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगा।
इस तरह से ओवरलैपिंग होते हैं। यहाँ पर ओवरलैपिंग होते हैं, इस पार्ट में ओवरलैप होगा, ठीक है। इसको कहते हैं पीपी ओवरलैपिंग। लेकिन यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हुआ है तो दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के आमने सामने ओवरलैप किया है। मतलब जब आमने सामने ओवरलैप करते हैं ना तो इससे पार्शियल ओवरलैप होता है, और जब ये पार्शियल ओवरलैप होता है तो यहाँ पर एक नए बॉन्ड बनते हैं जिसका नाम है पाई बॉन्ड। याद रखिएगा कि जब हम लोग ये हेड टू हेड ओवरलैप करवाएं, या वो एस एस का हो या एस और पी का हो या पी पी का हो, जब हेड टू हेड ओवरलैप हुआ तब तक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ। लेकिन जैसे हम लोग एक दूसरे के पार्शियली ओवरलैप करवाएं तब इससे आपका पाई बॉन्ड बना। ये पाई बॉन्ड इस प्रकार से बनते हैं, पीपी ओवरलैप करता है, लेकिन क्या है पीपी जो कर रहा है एक दूसरे के आमने सामने ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर पाई बॉन्ड बनते हैं। अब सिग्मा क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और पाई जो है वीक बॉन्ड होता है। ये दिमाग में बात होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड जो बनेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, और पाई जो बनते हैं वीक बॉन्ड बनते हैं। क्लियर। ये आपका प्रबल हो गया और ये आपका दुर्बल हो गया। तो दुर्बल और प्रबल किससे बनते हैं, तो सिग्मा प्रबल बंधन है जबकि पाई एक दुर्बल बंधन है। क्योंकि ये बंधन जो बन रहे हैं ये किससे बन रहे हैं, तो पार्शियली ओवरलैप करके, ठीक है। हेड टू टेल इसको कहते हैं, हेड टू टेल या पार्शियली। पार्शियली का मतलब है आंशिक रूप से ओवरलैप हो रहा है, और एक कंप्लीट ओवरलैप है, इसलिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। बताइए यहाँ तक सबको बेसिक कंसेप्ट है क्लियर। एक बार जरा बताइए हमें। सबको क्लियर है। चलिए इसके बाद ये वीवीटी के आधार पर ओवरलैपिंग को समझ लेते हैं इस प्रकार से। इसके बाद इसी में दूसरा पॉइंट था हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसमें दूसरा पॉइंट एक आता है कि प्रसंकरण या संकरण किस प्रकार से बनते हैं। तो क्या होता है कि जब हम लोग ओवरलैपिंग करवाते हैं तो नए एक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर नए नए देखिए हाइब्रिडाइजेशन में ये जो संकरण है इसमें कहा गया कि जब भी ऑर्बिटल जो होते हैं, देखो ये मान लो कि एक ऑर्बिटल है और एक एग्जाम्पल करवाते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए आपके पास एक CH4 है, CH4 आपके पास है। अगर हम इसकी संकरण को समझने की प्रयास करें तो सबसे पहले क्या काम करना होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेना होगा। जैसे कार्बन का है तो कार्बन पहले भराएगा 1s, इसके बाद 2s होगा, इसके बाद आपका 2p, ठीक है 2s और यहाँ पर 2p। इलेक्ट्रॉन भर दीजिए तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल भरना था। हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर कार्बन के पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करता है इसको कहते हैं Ga से। इस समान अवस्था में लिखा गया है ग्राउंड स्टेट, ये आपका ग्राउंड स्टेट में लिखा गया कॉन्फ़िगरेशन है।
लेकिन थोड़ा सा अगर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करें तो देखिए किस प्रकार से होता है। 1s2 यहाँ रहेगा, यहाँ पर 2s रहता है, यहाँ पर 2p। कार्बन में हम लोग इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बढ़ते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालकर और इसी ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। इस क्रिया को एक्साइटेशन कहते हैं, और इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। देखो ये जो क्रिया हो रहा है ना, यहाँ पर जो क्रिया हो रहा है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, इसको कहते हैं एक्साइटेशन। ठीक है, उत्तेजित। ठीक है, एक्साइटेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से निकलकर इस ऑर्बिटल के अंदर में चला गया, तो अब इस क्रिया को एक्साइटेशन कहते हैं। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ और इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब देखिए 4 गो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह गया, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आपके पास है, और हर, चलो यहाँ पर हम हाइड्रोजन का सिर्फ स्पिन उल्टा कर देते हैं। मान लो कि 4 हाइड्रोजन है, तो हर, देखो पहले ई ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेगा, इसके बाद ई मिलेंगे, ई मिलेगा, और ई मिलाने के बाद बनते हैं नए। मिक्सिंग के बाद देखो जब ये मिक्सिंग होगा तो मिक्सिंग के आधार पर ये बन जाएगा आपका नए ऑर्बिटल, और यहाँ पर 4 sp3 ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि एक s मिलेगा, एक s का है और 3 p का है। देखो यहाँ पर 1 2 और 1 3, इसलिए sp3 3, यहाँ पर 1 2 3 4 गो sp3 मिल जाएगा। ठीक है, तब हम लोग ये जब मिक्सिंग होता है ऑर्बिटल का, तब इस क्रिया को संकरण कहते हैं। ओवरलैपिंग में ओवरलैप करता है और हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स होता है। ठीक है, तो मिक्सिंग के आधार पर हम लोग के नए नए ऑर्बिटल तैयार हो जाते हैं, और इसको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, संकरित ऑर्बिटल है, और ये पूरी की पूरी क्रिया संकरण कहलाते हैं। एक समझ में आया बात कि किस प्रकार से संकरण होते हैं। यहाँ पर एक चीज को हमने 11th के अंदर में डिटेल पढ़े थे, ये सारी क्रियाएं आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। यही काम होता है यहाँ पर भी। क्लास 12 के अंदर में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो VVT में यही बात को समझाने के प्रयास करते हैं। आइए अब हम लोग क्लास 12 के ऊपर में आते हैं अपने टॉपिक को लेकर। चलिए ये आपका VVT है, ये आपका क्या है, VVT है, ये आपका VVT है। और VVT को सबसे पहले एक्सप्लेन हम बात करेंगे, पॉलिंग किए थे। ठीक है, पॉलिंग के द्वारा VVT को समझाया गया है। इन्होंने ये समझाए हैं VVT के आधार पर। हम लोग बात करते हैं क्लास 12 के अंदर में किस प्रकार से समझना है। सबसे पहला इनके अनुसार दिया गया है, पहला थ्योरी कहता है कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में, देखिए आपका जो केंद्रीय धातु है या तो परमाणु हो सकता है या आयन हो सकता है। आयन में उपसंयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। कक्षक के मतलब है ऑर्बिटल। ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब शॉर्ट में C और N कहते हैं। कहता है कि कोऑर्डिनेशन की संख्या जितने खाली होते हैं, कोऑर्डिनेशन की संख्या जितने खाली होते हैं, ठीक है, जिनमें लिगेंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन का समावेश होता है। कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी केंद्रीय धातु लेते हैं
जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो देखेंगे कि कितने ऑर्बिटल जो है खाली है। जितना ऑर्बिटल खाली होगा उतना ऑर्बिटल के अंदर में इस लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा। मान लो कि यहाँ पर आपके पास ऑर्बिटल खाली है, मान लो कि आपका 3D ऑर्बिटल है, इस प्रकार से खाली है, और आपके पास लिगेंड है, यहाँ पर लिगेंड है, ये लिगेंड है, तो लिगेंड पेयर के द्वारा इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके बीच में बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि उनके बीच में मिक्सिंग हो जाएगा और मिक्सिंग के बाद एक नए ऑर्बिटल बन जाएंगे, जिसको हम लोग बॉन्डिंग के अंदर में समझे हैं। ठीक है, तो पहला यह बात कहते हैं कि अगर आपके पास से केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है तो उसके अंदर में जितनी भी कोऑर्डिनेशन नंबर की बराबर ऑर्बिटल खाली है उसमें लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पहला पॉइंट ये बात समझाते हैं। सबको क्लियर हो गया पहला पॉइंट? ये जो पहला पॉइंट बताना चाह रहे थे ये क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो हमें कमेंट करें। चलिए, सबको क्लियर है? पहला पॉइंट ए क्लियर हो गया। अब आइए पॉइंट नंबर सेकेंड की बात करते हैं। कहता है केंद्रीय धातु आयन के, देखिए केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षा के वैकेंट ऑर्बिटल रिक्त कक्षा के वैकेंट ऑर्बिटल संकरित होकर, देखिए हाइब्रिडाइज होकर, संकरित का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन क्रिया के आधार पर, ठीक है, हाइब्रिडाइज होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकरित ऑर्बिट कक्षक का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल बन जाएंगे? तो संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। मतलब कहता है कि अगर एक क्या करते हैं कि सबसे पहले केंद्रीय धातु के जो आयन होते हैं वो अपने ऑर्बिटल को, जो खाली होते हैं ऑर्बिटल, पहले वो आपस में मिक्स होकर और एक नए समान ऊर्जा के, याद रखिएगा दो बात यहाँ पर एक चीज लिखे हैं, समान संख्या में जितनी ऑर्बिटल खाली हैं उतनी ही संख्या में और समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और इन संकरित कक्षक की ज्यामिति निश्चित होती है। जब ये बनेंगे हाइब्रिड आपके पास, तब इनकी ज्योमेट्री की अगर बात करते हैं वो निश्चित होते हैं। एवं संकुल यौगिकों की ज्यामिति निम्न प्रकार से दी गई है। अगर हम इन सभी को बात को समझे तो सबका एक ही मतलब बन रहा है कि आपके पास अगर आपके पास ऑर्बिटल है, ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पर एक 4s का ऑर्बिटल है, यहाँ पर मान लो कि 3d का ऑर्बिटल है, ठीक है, ये मान लो कि 3d का ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 ये है। यहाँ पर मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन खाली और ये खाली है। तीन तरह के यहाँ पर ऑर्बिटल खाली हैं। आपके पास ये ऑर्बिटल खाली है, आपके पास ये ऑर्बिटल खाली है और आपके पास ये ऑर्बिटल खाली है। अब देखिए यहाँ पर ऑर्बिटल खाली है, तो इन सारे जो ऑर्बिटल खाली है ये आपस में पहले क्या होगा? मिक्स होगा। ये आपस में सब ऑर्बिटल आपस में पहले मिक्स हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा? D आपके पास हो गया और यहाँ पर S, तो 3 गो D और S मिलकर ये नए ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नए ऑर्बिटल बनाते हैं। कितनी संख्या में? तो 1 2 3 और 4 D 3S बन जाएंगे। 4
D3s बनेंगे। इस नए ऑर्बिटल का नाम हाइब्रिड ऑर्बिटल रखा जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल रखा जाएगा। नए ऑर्बिटल का नाम हाइब्रिड ऑर्बिटल रखा जाएगा। जैसे कि इन्होंने कहा है संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे बनेगा, कैसे बना होगा, तो कहता है जितनी खाली ऑर्बिटल्स हैं ये पहले आपस में मिक्स करेंगे और समान संख्या में जितनी मिक्स हुआ है, अब देखिए 1 2 3 और 4 गो ऑर्बिटल मिक्स हुआ है, तो चारों ऑर्बिटल मिक्स होके 4 गो नए ऑर्बिटल बनाएंगे और सबकी ऊर्जा बराबर होगा। ये मतलब D3s 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 और D3s है, ये सब की ऊर्जा आपस में बराबर होंगे, ये सब आपस में समान ऊर्जा के होंगे। और इस तरह की जो ऑर्बिटल बने हैं उनको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकरित कक्षक के नाम से जानते हैं। और हर नए ऑर्बिटल जब बने हैं तो इनकी ज्योमेट्री निश्चित है, इनकी जो ज्योमेट्री है वो फिक्स रखा गया है। और इस प्रकार से जब कोऑर्डिनेशन यौगिक का निर्माण होता है तब उसका ज्योमेट्री भी फिक्स हो गया। क्लियर? तो आइए हम लोग कोऑर्डिनेशन के आधार पर, कोऑर्डिनेशन संख्या के आधार पर ज्योमेट्री को देखते हैं कि कितने प्रकार के ज्योमेट्री होते हैं। ये बात समझ में आ रहा है सभी को? हम लोग जो पॉइंट से सेकेंड क्लियर किए ये सबको क्लियर है या नहीं? सबको क्लियर है? ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। आइए हम लोग कुछ ज्योमेट्री के ऊपर फोकस करते हैं। आपके पास कोऑर्डिनेशन संख्या के आधार पर ज्योमेट्री होगा। यहाँ दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन संख्या, आपका उप संयोजन संख्या, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन संख्या कहते हैं, ये आपका शॉर्ट में CN कहते हैं। अगर CN की संख्या अगर 2 है, कहता है कि अगर CN की संख्या 2 हो जाए तब इसका संकरण SP कहलाएगा। क्या कहलाएगा? SP। और इसका जो शेप होगा, जो ज्योमेट्री होगा वो लीनियर होगा। याद रखिए, लीनियर अगर होगा तब ये कैसा दिखाई देगा? केंद्रीय धातु ये होगा और इधर 2 तरह के लिगेंड जुड़े रहेंगे, इनकी बंधन कोण जो है 180 डिग्री का होगा। क्लियर? कहता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तब इसका संकरण जो है आपका SP कहलाएगा। संकरण क्या कहलाएगा? SP। और इसकी ज्यामिति जो है एक रेखीय, मतलब लीनियर शेप होगा। ज्योमेट्री इसका लीनियर होगा, शेप भी लीनियर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो बनेगा, इस प्रकार से ज्योमेट्री दिखा सकते हैं कि आपका केंद्रीय धातु है और 2 लिगेंड इधर और इधर जुड़ा है और इसके बीच का जो बंधन कोण है 180 डिग्री का होगा। क्लियर? दूसरा आइए, अगर कोऑर्डिनेशन संख्या 3 हो जाए, कोऑर्डिनेशन संख्या अगर 3 हो जाए तब इसका संकरण SP2 होगा। इसका संकरण क्या होगा? SP2 होगा। और इसका जो ज्यामिति होगा त्रिकोणीय समतल, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और ट्राइगोनल प्लेनर इस तरह से दिखाई देता है। एक ऊपर की तरफ लिगेंड होगा, एक इधर लिगेंड होगा और एक इधर लिगेंड होगा। ठीक है, और इसके बीच का जो बंधन कोण है वो 120 डिग्री का होता है। याद रखिएगा, त्रिकोणीय अगर समतल है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तब इसका बंधन कोण 120 डिग्री का होगा और इस तरह से दिखाई देते हैं। क्लियर? कब होगा? जब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाए तब ये होगा SP2। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 है तब SP2 होगा और इस तरह से दिखाई करेगा। आइए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का अगर जहाँ तक बात करते हैं तब इसकी प्रसंकरण SP3,
क्या होगा, sp3 होगा। और ये चतुष्फलकीय, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल, ये आपका टेट्राहेड्रल होगा। अब जानते हैं कि टेट्राहेड्रल होगा तो इसका शेप इस तरह से दिखाई देगा, एक लिगेंड उधर होगा, एक लिगेंड इधर होगा, ठीक है, एक लिगेंड इधर होगा और एक लिगेंड इधर होगा। सबके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, याद रखिएगा, बंधन कोण जो होता है वो होता है 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये आपका हो गया टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो कहेंगे कि sp3 होगा और इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री निकलेगा और इस तरह से टेट्राहेड्रल दिखाई देता है, ठीक है। एक बात और है, ये यहाँ पर हम लोग एक मार्क करके रखे हुए हैं ग्रीन से, ध्यान दीजिए, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दो तरह के दिखाई देगा ज्योमेट्री, एक दिखाई देगा टेट्राहेड्रल और एक दिखाई देगा स्क्वायर प्लेनर। तो याद रखना है कि जब टेट्राहेड्रल की बात हो रही है तो इसमें जो आपका प्रसंकरण बनेगा वो sp3 बनेगा, यहाँ पर हाइब्रिड जो बनेंगे sp3 से बनेंगे। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर इसका प्रसंकरण dsp2 अगर बनता है तो इसका ज्योमेट्री वर्ग समतलीय होगा, ठीक है। क्या कहें, आइए देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को लेकर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को अगर हम बात करते हैं तो दो तरह की ज्योमेट्री होगा, दो तरह की ज्योमेट्री होगा। एक में हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें अगर sp3 अगर है तब इसका जो ज्योमेट्री होगा वो होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और जब जानते हैं कि टेट्राहेड्रल बनेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये आपका हो गया मेटल, इसके ऊपर में एक लिगेंड, इसके साइड में एक लिगेंड, इसके साइड में एक लिगेंड और एक लिगेंड यहाँ होंगे। इसके बीच का जो बंधन कोण है वो आपका 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, ठीक है। ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का sp3 बनेगा। तब अगर आपके पास कहता है कि dsp2 बन जाए, अगर कोऑर्डिनेशन में बने dsp2 मतलब आपके कौन कौन ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये आपका थ्री डी होगा, 3d होगा, इसके बाद 4s होगा, याद रखिएगा ये 4s है, और इसके आगे जाएंगे तो 4p होगा, 4p। अब देखिए क्या क्या हो रहा है कि आपके पास कहता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरा होगा, इलेक्ट्रॉन भरा होगा, ठीक है। मतलब खाली कौन होगा, एगो डी वाला खाली होगा, एगो एस वाला और दूगो पी वाला। ये आपस में हाइब्रिड होकर, आपस में मिक्सिंग होकर नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको कहते हैं डी एस और p2। ये आपका हो गया dsp2 का, ठीक है। नया हाइब्रिड जो बनेंगे dsp2 और ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना का 4 रहेंगे, तब यह 4 जो है आपका इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर में, ठीक है। एक होगा डी का, एक होगा एस का और दो होगा पी का, इसलिए हम लोग dsp2 बोलते हैं। और इससे जो ज्योमेट्री मिलेगा, ज्योमेट्री बनेगा आपका स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर बनेगा, वर्ग समतलीय बनेगा। अब देखिए वर्ग समतलीय कैसे दिखाई देगा, इस तरह से वर्ग समतलीय होगा, यहाँ लिगेंड होगा, यहाँ लिगेंड होगा, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, और इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा ये आपका 90 डिग्री होगा। बंधन कोण जो बनेंगे वो आपके दो लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का होगा।
तब इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर हो गया और ये 90 डिग्री हो रहा है। तो याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दो प्रकार के ज्यामितीय हो सकता है, एक हो सकता है टेट्राहेड्रल, एक होता है वर्ग समतलीय। अगर हम टेट्राहेड्रल में ही बात करते हैं तो इस तरह के दिखाई देंगे, और अगर वर्ग समतलीय की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। इसमें याद रखिएगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये होगा DsP2 और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा। चलो बताओ, ये सब बात क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गया? आगे देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 5 की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। तो इसका देखिए जो संकरण है DsP3, आपका D है, एगो A से और 3 गो P है, बन गया DsP3। इसकी जो ज्यामिति होगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहते हैं। देखिए एक दिखाई कैसे देते हैं इनका, अगर हम बनाएं ज्योमेट्री तो देखिए किस प्रकार से दिखाई देते हैं। आपको इसको हम लोग शॉर्ट में TBP भी कहते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 अगर है तब शो करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए TBP शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। पहले कहता है कि ट्राइगोनल बनेंगे, कोई आपका अगर मेटल है तो केंद्रीय धातु इस तरह से दिखाएंगे। अब देखिए ट्राइगोनल बना रहे हैं तो यहाँ पर ट्राइगोनल इस प्रकार से बनेंगे। देखिए तो लिगेंड जुड़ गया, ये जस्ट लाइक आपको एक ट्रायंगल की शेप में दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रायंगल हो गया। ये क्या हो गया आपका, ट्रायंगल हो गया। अब बाई पिरामिडल मतलब द्विपिरामिडी की अगर बात करते हैं तो देखिए पिरामिडल कैसे होगा, एक चला जाएगा ऊपर में, एक लिगेंड यहाँ रहेगा और दूसरा लिगेंड जस्ट इसके नीचे। एक लिगेंड ऊपर में बना देंगे और एक लिगेंड को नीचे बना देंगे तो द्विपिरामिडल हो गया। इसको कहते हैं बाई पिरामिडल। तो ये हो गया क्या कि इसका जो प्लेन में होगा, प्लेन में अब देखिए ये आपका केंद्रीय धातु होगा और इस केंद्रीय धातु से एक बाहर में लिगेंड होगा और दो पीछे होगा, इसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। एक केंद्रीय धातु के एक बाहर लिगेंड और दो, एक इधर और एक लिगेंड इधर, इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपको ट्राइगोनल। ठीक है, एक लिगेंड को ऊपर रख दिए और एक लिगेंड को नीचे लगा दिए तो हो गए, ऊपर लगाए तो एक पिरामिडल और दूसरा नीचे लगाया तो द्विपिरामिडल। तो इस प्रकार से इसको TBP कहते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 अगर है तब ये दिखाई देगा। क्लियर? तो इसको कहते हैं TBP। क्लियर? इसमें दो प्रकार के होंगे, इसमें दो प्रकार के बॉन्ड एंगल होंगे। ये जो दो प्रकार से कौन कौन, आपको एक यहाँ पर इसके बीच में बॉन्ड एंगल होगा और एक इसके बीच में बॉन्ड एंगल होगा। तो देखिए बड़ा है तो एक कहलाता है 120 डिग्री का और एक कहलाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये दो प्रकार के यहाँ बंधन कोण, एक 90 डिग्री का और एक 120 डिग्री का। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए। किसके लिए हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए।
अब आइए और है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी अगर 6 की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 6 बनाए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 प्रकार के 6 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। एक में जो होगा D2SP3 और एक है SP3D2। यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, ठीक है। एक D पहले लिखा गया है और एक जो D को बाहर में लिखा गया है। ध्यान से देखो, एक D यहाँ पर है, ठीक है। इसका मतलब है कि D जो ऑर्बिटल है इनर D ऑर्बिटल होगा, इनर D ऑर्बिटल। यहाँ पर जो D ऑर्बिटल है ये आउटर D ऑर्बिटल होगा। इनर D ऑर्बिटल और आउटर D ऑर्बिटल का मतलब क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए आपके पास अगर हम मान लो कि किसी मेटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखे, कोई भी मेटल हो, इसका मान लो कि हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। यहाँ तक तो आर्गन आपका हो जाएगा, ये आपकी आर्गन तक तो कोई चेंजिंग ना होता है कॉन्फ़िगरेशन में। जो भी चेंज होगा ये आर्गन के बाद वाले में होगा। यहाँ पर होगा 3D, ये आपका 3D होगा। ये आपका हो गया 3D। इसके बाद होगा 4s। देखिए 4s को पहले लिखते हैं और बाद में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा तब 3D में जाता है। लेकिन लिखने के अगर हम बात करते हैं तो एक ऑर्डर में सजाएं। देखो पहले क्या हुआ होगा, 1s 2s 2p 3s 3p और 3D को सजा दिए इस आधार से। इसके बाद 4s 4p और 4D इस तरह से सजा कर लिख दिए और कुछ नहीं किए। हाँ यहाँ पे याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर भरने की बात करते हैं तो पहले 4s में जाएगा, इसके बाद आपका 3D में जाएगा। इलेक्ट्रॉन भरने की अगर बात करते हैं तो पहले 4s ही भराता है, इसके बाद 3D भराएगा। ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर हम 4s को बाद में लिखें तो कोई गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है। तो हमने यहाँ पर लिख दिए 4s बना दिए, इसके बाद 4p बना दिए और इसके बाद आपके 4D बना दिए। तो मान लो कि एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर करा कि 6 हो, जिसमें P3 और D2 है, और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, तो एक हमने बात की, एक बनेगा D2SP3। यह 2 प्रकार की कोऑर्डिनेशन बता रहे हैं, एक होगा D2 पहले और एक D2 बाद में होगा। तो देखो पहले की मतलब क्या हुआ कि अगर ये D2, ध्यान सुनो, ये आपका D2 और यहाँ मिक्सिंग हुआ, देखो तो ये आपका D S और ये तीनों P है। अगर मिक्सिंग हुआ तब इसको कहते हैं D2SP3, D2SP3। ये हो गया इनर ऑर्बिटल, इनर D ऑर्बिटल, इसको क्या बोलेंगे, इनर D ऑर्बिटल है। हुआ क्या है इनर D ऑर्बिटल में कि यहाँ पर जो है ना, ये इनर D ऑर्बिटल मिक्स हुआ है इनके साथ में, ठीक है, ये सब मिक्स होकर बनाया, तब इसको कहते हैं इनर D ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ। इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो D2SP3, D2SP3। अगर हम दूसरे केस की बात करते हैं, अगर इसको चलो देखो, अगर हम यहाँ पर इसी चीज़ को और बताएं कि मान लो कि आपका
1 2 3 4, ये 3D हो गया। यह हो गया आपका 4A से, इसके बाद हो गई 4P, इसके बाद हो गया D, 1 2 3 4, ये आपका 4D है। अगर ऑर्बिटल का मिक्सिंग यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ये मिक्स कर गया, ध्यान से देखो, यह मिक्स कर गया, यहाँ से एगो एस हो गया, यहाँ पर P, ये आपका P, यहाँ P, यहाँ से D, यहाँ से D, तो क्या बन गया हाइब्रिडाइजेशन? सबको अगर जोड़ेंगे तो एक गो एस होगा, 3 गो P और 2 गो D। तो देखिए यहाँ पर जो D है ये बाहर के D ऑर्बिटल है, इसलिए इसको आउटर D ऑर्बिटल कहते हैं। ये हो गया आउटर, ये हो गया आपका आउटर D ऑर्बिटल, आउटर D ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आउटर D ऑर्बिटल। तो याद रखिएगा कि दो प्रकार की कोऑर्डिनेशन होगा, एक होगा 6 नंबर के लिए D इनर D ऑर्बिटल, इसलिए DsP3 होगा, एक आउटर के लिए आपका sp3d2 होगा, इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ है दो प्रकार के D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, एक आउटर D ऑर्बिटल, एक इनर D ऑर्बिटल। इसके वजह से दो ज्यामिति अलग अलग दिखाई देंगे। ज्यामिति कैसा होगा, आइए देखिए क्या कहना चाह रहे हैं देखिए, कहता है कि अगर इनर D ऑर्बिटल है तब इसका अष्टफलकीय होगा, मतलब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होगा। अगर ये बाहर में भी होगा इसका भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा, मतलब दोनों ऑक्टाहेड्रल ही कहलाएगा। अगर इनर हो या बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ये स्पिन चेंज हो रहा है। हम आगे चल के देखेंगे कि इनर और आउटर से क्या मतलब है, आगे ज्योमेट्री पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोनों के दोनों ऑक्टाहेड्रल है, अष्टफलकीय है, ठीक है। अब इसकी अगर हम शेप की अगर बात करते हैं तो देखिए ऑक्टाहेड्रल कैसे बनते हैं, ये हो गया और इसको जोड़ देते हैं और एक ऊपर में लिगेंड होगा। देखिए यहाँ प्लेन में 4 लिगेंड होगा, एक ऊपर लिगेंड और एक नीचे आपका लिगेंड होगा, ठीक है। मान लो कि आपका बीच में मेटल है और मेटल के चारों स्क्वायर प्लेनर बना लेगा, पहले स्क्वायर प्लेनर पर, और एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे। इस प्रकार के जो शेप बनते हैं इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल है, ये अष्टफलकीय है। ये आपका ज्योमेट्री हो गया वीवीटी के आधार पर, ठीक है। वीवीटी में कहा कि जो खाली ऑर्बिटल होते हैं ना उसके द्वारा नए नए ऑर्बिटल बनाते हैं, संकरित ऑर्बिटल बनते हैं, और इस प्रकार से संकरित ऑर्बिटल होगा और हर ऑर्बिटल का ज्योमेट्री निश्चित है। ये कहा गया था। ये सबको क्लियर है, बोलिए यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए सबको क्लियर है, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं क्लास, ठीक है। आज हम लोग ज्योमेट्री देखें और अगले क्लास में और क्या बताना चाह रहे थे वीवीटी के मॉडल के आधार पर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और कुछ ढेर एग्जाम्पल्स भी करेंगे, ठीक है। तो रहने देते हैं, मिलते हैं कल, ओके।